हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीव ट्रैवल कंसेशन के बारे में। ये लीव ट्रैवल कंसेशन होता क्या है? जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को किसी तरह का ट्रैवल कंसेशन या ट्रैवल असिस्टेंस देता है, उसे घूमने के लिए फिनेंशियली असिस्टेंस दी जा रही है, एम्प्लॉय को उसके खुद के लिए या उसके परिवार वालों के लिए या दोनों के लिए दी जा रही है, तो वो बेसिकली है लीव ट्रैवल कंसेशन। इस लीव ट्रैवल कंसेशन में हमारे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(5) के तहत कुछ हमें एग्जामेशन मिलती है। आज की हम इस वीडियो में उन एग्जामेशंस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये देख लेना है कि ये बेसिकली ये जिसके एग्जामेशन की हम बात करें, जर्नी करी कहाँ जाती है। ये जर्नी हम इंटरनेशनल जर्नी की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट अ जर्नी विद इन इंडिया टू एनी प्लेस विद इन इंडिया। और ये करी कब जाती है? इट कैन बी डन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस, उसकी नौकरी के दौरान, बिफोर हिज रिटायरमेंट, और इवन आफ्टर द रिटायरमेंट और टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस। उसकी नौकरी से रिटायर हो जाने के बाद या उसकी सर्विसेज टर्मिनेट हो जाने के बाद भी एलटीसी मिल सकता है और एग्जामेशन मिल सकती है। सो बात करते हैं एग्जामेशन होती कितनी है, मिलती कितनी है। सो देयर आर बेसिकली 4 डिफरेंट केसेस। लेट्स टॉक अबाउट देम. So in this below table that you can see on the screen, I am going to talk about 4 different cases and in each different case आपको कितने आप एम्प्लॉयज़ को जिसकी हम बात करें उसको कितने की एग्जामेशन मिलेगी. So let's get started. So the first case is where the journey is performed by air. जहाँ पर ये जर्नी जिस पर एम्प्लॉय और उसका परिवार वाले गए हैं, अगर वो एयरप्लेन से की जाती है, then the amount of exemption will be equivalent to इकोनॉमी क्लास एयर फेयर जो होते हैं उनमें हम इकोनॉमी क्लास की बात कर रहे हैं, हम फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी फेयर की. इकोनॉमी फेयर हमारे नेशनल कैरियर का कितना है? बाय द शॉर्टेस्ट रूट. हमारे एम्प्लॉई को जो घूमने फिरने की जो मंजिल है, जो डेस्टिनेशन है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो सबसे छोटा रूट है, जो सबसे छोटा रास्ता है, अगर हम उसको एयरप्लेन से वो एम्प्लॉय ट्रैवल कर रहा है तो उसका कितना खर्चा बनता है, कितना एयरफेयर होता है अकॉर्डिंग टू द नेशनल कैरी एयरफेयर, इकोनॉमी क्लास की बात कर रहे हैं, वर्सेस उसने कितना स्पेंड किया है. इन दोनों में जो स्मॉलर फिगर होगा उतने की छूट उसे मिलेगी. देन बात करते हैं, अगर जर्नी उसने ट्रेन से की है, उसने रेलवे से जर्नी करी है, देन द अमाउंट ऑफ एग्जामेशन विल बी इक्विवेलेंट टू हमारे रेल फेयर की. अगर हम बात करें, जहां एम्प्लॉय ने जाना है उसकी मंजिल तक जाने का सबसे छोटा रास्ता, सबसे शॉर्टेस्ट रूट पहुंचने के लिए जितना ट्रेन का किराया लगता है, रेल फेयर लगता है बाय द एसी फर्स्ट क्लास. यहाँ पे मैं जनरल डब्बे की बात नहीं कर रही हूँ. एसी फर्स्ट क्लास के तरीके से जितना रेल फेयर बनता है उस रूट से उस अमाउंट को ले लेंगे, वर्सेस हमारे एम्प्लॉय ने कितना एक्चुअल में स्पेंड किया है. इन दोनों में भी जो छोटा होगा आपको उतने की एग्जेम्पशन मिलेगी. देन बात आती है ऐसे प्लेसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ जर्नी टू डेस्टिनेशन, जहाँ से एम्प्लॉय चल रहा है, जहाँ उसे जाना है, जहाँ पे ये दोनों ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन आपस में रेल से कनेक्टेड तो हैं, लेकिन जर्नी हमने रेल से नहीं बल्कि किसी और माध्यम से करी, ना ट्रेन से करी है ना रेल से करी है. तो हमारा आंसर कितने के बराबर होगा? उसने रेल से जर्नी करी नहीं है, उसने कोई सा भी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑप्ट किया है, तो भी हम अपने उसी रास्ते को देखेंगे. उस रास्ते को ट्रैवल करने के लिए बाय शॉर्टेस्ट रूट अगर हम पिक करते हैं, ट्रेन का किराया कितना है अकॉर्डिंग टू द एसी फर्स्ट क्लास रेंज, हम वो अमाउंट ले लेंगे, वर्सेस हमारे एम्प्लॉय ने कितना अमाउंट स्पेंड किया है. इन दोनों में जो छोटा होगा उतने की एग्जेम्पशन उसे मिलेगी. देन हम बात करते हैं, अगर हमारे एम्प्लॉय जहाँ से चल रहा है, जो उसकी ओरिजिन है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो उसकी डेस्टिनेशन है, अगर वो रेलवे से कनेक्टेड ही नहीं है, इसमें फर्दर 2 सिचुएशन आ जाती है. अगर रेलवे से ये सिटीज़ कनेक्टेड ही नहीं है लेकिन रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल रोडवेज़ की बसेस चलती हैं, देन उस केस में हमें ये देखना होगा उस जगह तक पहुंचने के लिए सबसे छोटे रास्ते से, सबसे शॉर्टेस्ट रूट से उस जगह तक पहुंचने के लिए जो फर्स्ट क्लास या डीलक्स क्लास फेयर लगता है उस रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, वर्सेस एम्प्लॉय ने जितना खर्चा किया है, इन दोनों में भी जो छोटा होगा उतने की आप एग्जेम्पशन ले लेंगे. और अगर रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहाँ रोडवेज़ की बसेस चलती ही नहीं हैं, बल्कि एम्प्लॉय ने कुछ
अनकॉमन, अनजनरल सी टैक्सी वगैरह ये कुछ और माध्यम ऑप्ट किया है, अनजनरल प्राइवेट बसेस ऑप्ट की हैं, देन उस केस में हम ट्रेन का किराया देखेंगे। उतने ही किलोमीटर की जर्नी के लिए एसी फर्स्ट क्लास के माध्यम से ट्रेन का किराया कितना होता, हम ऐसा मान कर चलेंगे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे ट्रेन होती तो जर्नी ट्रेन से करता तो उसका कितना किराया बैठता वर्सेस उसने कितना अमाउंट स्पेंड किया है। इन दोनों में जो छोटा होगा हम वो ले लेंगे। तो बेसिकली लास्ट वाले में कोई भी रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए कि ट्रेन से कनेक्टेड होते और हमारा एम्प्लॉय ट्रेन से ट्रैवल करता तो उतनी ही जर्नी के लिए, उतने ही किलोमीटर ट्रैवल के लिए शॉर्टेस्ट रूट की हम बात करें, हम कोई घुमा फिरा कर घूम के जाना नहीं है मंजिल तक, शॉर्टेस्ट रूट से जाएं तो कितने किलोमीटर पड़ते हैं और उतने किलोमीटर के लिए हमारा IRCTC कितना किराया चार्ज करता है बाय AC फर्स्ट क्लास वर्सेस हमारे एम्प्लॉय ने कितना अमाउंट स्पेंड किया है एक्चुअली अपनी जर्नी पर। इन दोनों में जो छोटा होगा उतने की उसे एग्जेम्पशन मिलेगी। तो अब हमने बात कर ली अमाउंट एग्जेम्प्टेड की। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब मैं ये जिक्र करती हूँ कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ये ट्रैवल असिस्टेंस दिया है उसके खुद के लिए और उसके परिवार वालों के लिए, तो यहाँ परिवार शब्द का मतलब क्या है? लेट्स टॉक अबाउट व्हाट द फैमिली इज ऑल अबाउट। हमारे इस LTC के पर्पस के लिए फैमिली शब्द का मतलब है अगर मेल है तो उसकी वाइफ, अगर फीमेल है तो उसका हस्बैंड और उनके बच्चे। जब मैं बच्चों की बात करती हूँ तो स्टेप चिल्ड्रन और अडॉप्टेड चिल्ड्रन भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। और मैं उन पेरेंट्स, उन ब्रदर्स, उन सिस्टर्स की भी बात करूँ जो पूरी तरह से निर्भर है हमारे एम्प्लॉय पर, डिपेंडेंट है हमारे एम्प्लॉय पर, उनका अपना कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनका सर्वाइवल, उनका एग्जिस्टेंस फिनेंशियली हमारे एम्प्लॉय पर ही डिपेंडेंट है, वो जॉब नहीं करते हैं, वो वर्किंग नहीं है। तो पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स भी इस LTC के पर्पस के लिए फैमिली का ही पार्ट माने जाएंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स खुद ही वर्किंग है, ब्रदर्स खुद ही जॉब करते हैं या उनका बिजनेस है, वट एवर इज़ द केस, सिस्टर्स भी अगर खुद वर्किंग है या किसी भी तरह से बाय एनी सोर्स ऑफ अर्निंग, अगर वो सब अर्निंग है, डिपेंडेंट नहीं होंगे एम्प्लॉय पे उस केस में, तो वो फैमिली का पार्ट नहीं माने जाएंगे। जब मैं फैमिली की बात करती हूँ तो यहाँ पर अगर किसी के परिवार में 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो हम LTC 2 से ज़्यादा बच्चों के लिए क्लेम नहीं कर सकते, ओनली फॉर 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन हम क्लेम कर सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ सर्वाइविंग चिल्ड्रन के बारे में तो ये उन बच्चों के बारे में जिक्र हो रहा है जिनका जन्म अक्टूबर 1, 1998 के बाद हुआ है, अक्टूबर 1, 1998 के बाद हुआ है। देन हम कह रहे हैं कि फैमिली में 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन से ज़्यादा बच्चे LTC की एग्जेम्पशन के लिए नहीं क्लिक किए जा सकते। और जब मैं बात करती हूँ 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन की, अगर किसी के फैमिली में मल्टीपल बर्थ्स हैं, लाइक ट्विंस हुए हैं, ट्रिपलेट्स हुए हैं, क्वाड्रिपलेट्स हुए हैं, तो उस केस में इन मल्टीपल बर्थ को सिंगल बर्थ ही काउंट करा जाएगा। वहाँ पे 2 बच्चों को 1 बच्चा, या ट्रिपलेट्स हुए तो 3 बच्चों को भी 1 बच्चा ही मानेंगे। उसके हिसाब से हम 2 बच्चों तक की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। देन बात आती है एग्जेम्पशन कितनी बार ली जा सकती है। कैलेंडर ईयर देखा जाता है, यहाँ पर फिनेंशियल ईयर नहीं देखा जाता है। हम बात करें कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बारे में, हम 4 साल के ब्लॉक में सिर्फ 2 ही जर्नी की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर हम अभी जो ब्लॉक चल रहा है दैट इज़ 18, 19, 20, 21, 4 साल हो गए। इससे पहले कौन सा ब्लॉक चल रहा था? 2014, 15, 16, 17। उससे पहले कौन सा चल रहा था? 2010, 11, 12, 13। और अभी हम यहाँ खड़े हैं 2018, 19, 20, 21। तो हर 4 साल के सेट में, हर चार साल के ब्लॉक में हमारा एम्प्लॉय सिर्फ 2 ही जर्नी के लिए एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है, चाहे फिर वो साल में 6 बार घूमना चाहे, चाहे वो साल में हर साल 2 बार घूमने जाए, या हर वो 3 महीने में घूमने चला जाए। लेकिन वो 4 साल के अंदर टोटल 2 ही बार एग्जेम्पशन सरकार से इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हुए 2 ही जर्नीज़ की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है। बाकी टाइम उसका LTC पे पूरा टैक्स लिया जाएगा। और इसके बाद कौन सा ब्लॉक आएगा? 2022। नेक्स्ट ब्लॉक विल बी 2022, 23, 24 and 25. So 2025 तक होगा। देन बात करते हैं कैरी ओवर कंसेशन की। अगर हमारे एम्प्लॉय ने किसी साल वो उसने लीव ट्रेवल कंसेशन पे एग्जेम्पशन क्लेम करी ही नहीं,
तो क्या वो उसे अगले साल क्लेम कर सकता है, अगले 4 साल के ब्लॉक पे कर सकता है? जी हाँ, वो कैरी ओवर कर सकता है अपने कंसेशन को। इस कंसेप्ट को कहते हैं कैरी ओवर कंसेशन, लेकिन ये वो कैरी ओवर सिर्फ एक ही जर्नी के रिस्पेक्ट में कर सकता है, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 जर्नी। उसने दोनों ही नहीं, 4 साल के सेट पे उसने दोनों ही क्लेम नहीं करी थी, तो क्या वो दोनों कैरी फॉरवर्ड कर ले? नहीं, वो अगले 4 साल के ब्लॉक में सिर्फ पहले वाले साल एक ही जर्नी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मान लो उसने 2018 से 21 के बीच में जो 2 एग्जामिशंस लेनी थी वो बहुत घुमा फिरा, पर उसने कोई एग्जामिशन क्लेम ही नहीं करी, तो क्या वो अगले साल क्लेम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ओनली द फर्स्ट ईयर ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक, 2022 के अंदर ही बस। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि लीव ट्रैवल कंसेशन जो मिलता है हमारे यूपीएससी के चेयरमैन को या उसके सदस्य को, वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1045 दैट इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स एट ऑल. सो आई विल बी गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ कैरी ओवर कंसेशन वंस. सो फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं ब्लॉक 2014-17 के बारे में, और बात हो रही है मिस्टर एक्स के बारे में. तो मिस्टर एक्स 2014-17 के ब्लॉक में इंटाइटल्ड हैं, 2 एग्जेम्पशंस तो क्लेम कर ही सकते थे एज पर रूल, बट उन्होंने तो एक भी नहीं करी. अगर वो करना चाहें तो वो लीव ट्रैवल कंसेशन एक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. ही कैन टेक द बेनिफिट ऑफ कैरी ओवर द कंसेशन इफ एक्स अवेल्ड ओनली 1 एलटीसी कंसेशन. मान लो उसने एक कर ली थी और एक नहीं करी थी, हो सकता है दोनों ना करे, लेकिन मैंने अभी यहाँ लिखा है मान लीजिए उसने एक कर ली थी और ले वो 2 एग्जामिशन सकता था, तो वो एक को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है. ही कैन टेक द बेनिफिट ऑफ कैरी ओवर कंसेशन, लेकिन ओनली इन द रिस्पेक्ट ऑफ 1 जर्नी. और वैसे भी उसने एक तो क्लेम कर ही ली थी एज पर माई एग्जाम्पल, और हो सकता है ना करी होती तो भी वो एक जर्नी का बेनिफिट आगे आने वाले साल में ले सकता है इन द फर्स्ट कैलेंडर ईयर ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक विच इज इमीडिएटली सक्सीडिंग 2018. देखिए 2014-17 के ब्लॉक के बाद कौन सा ब्लॉक आना था? 2018, 19, 20, 21. लेकिन 19, 20, 21 तक उसे वेट नहीं करना है. वो 2018 जो कि इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर है ब्लॉक के ख़त्म होते ही, जो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर है, जो पहला कैलेंडर ईयर है अगले ब्लॉक का, उस साल वो पिछली एग्जामिशन जो कि उसने नहीं ली थी वो अब क्लेम कर सकता है. फर्दर 18 से 21 के ब्लॉक में वो अपनी जो उस ब्लॉक की जो 2 एग्जामिशंस बनती हैं वो भी ले सकता है. इन एडिशन ही कैन अवेल द एग्जामिशन ऑन 2 more ओकेजन्स ड्यूरिंग 1821. वो तो इसकी ब्लॉक की बनती ही थी, तो 2 इस बार की और एक पुरानी, लेकिन जो पुरानी एग्जामिशन वो क्लेम कर रहा है वो सिर्फ अगले ब्लॉक के पहले साल 2018 में ही कर सकते हैं. अब आइए हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको हमेशा याद रखना है. जो हमारा एम्प्लॉई है वो एग्जेम्पशन ले सकता है बेस्ड अपॉन दी एक्चुअल एक्सपेंडिचर. उसने एक्चुअली में खर्चा किया कितना है. इन अदर वर्ड्स द क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन इज ओनली लिमिटेड टू द एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड. अगर उसके एक्सपेंसेस कम हुए हैं लेकिन रूल के हिसाब से उसको एग्जेम्पशन ज़्यादा बनती है तो ज़्यादा नहीं मिलेगी, जितने उसके खर्चे हुए हैं उतने तक की ही छूट मिल सकती है. और अगर उसने कुछ भी खर्च किया ही नहीं, एलटीसी तो ले लिया था बट कुछ खर्च ही नहीं किया, वो घूमने ही नहीं गया, इन अदर वर्ड्स विदाउट परफॉर्मिंग एनी जर्नी इंकरिंग एक्सपेंसेस देयर ऑन, नो एग्जेम्पशन कैन बी क्लेम. जब वो घूमने गया ही नहीं तो पूरा का पूरा एलटीसी टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि उसने कोई खर्चा किया ही नहीं. तो इसको हम ये भी कह सकते हैं इन केस एलटीसी इज इन कैश विदाउट परफॉर्मिंग द जर्नी. अपने एम्प्लॉयर से एलटीसी ले तो लिया, इन कैश तो गिरा लिया, पर घूमने तो गया ही नहीं, देन द एंटायर अमाउंट रिसीव बाय द एम्प्लॉय वुड बी टैक्सेबल क्योंकि उसके एक्सपेंसेस थे 0. सो मैंने बोला एग्जेम्पशन बराबर होगी एक्चुअल एक्सपेंसेस की, और अगर एक्सपेंसेस 0 हैं तो एग्जेम्पशन बराबर होगी 0 रुपीज़ के. द फुल अमाउंट विल बी टैक्सेबल. और अब बात आती है एग्जेम्पशन मिलती किस रिगार्डिंग में. ये लीव ट्रैवल कंसेशन है, ट्रैवल का खर्चा. तो द एग्जेम्पशन इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द एक्सपेंसेस ऑन एयर फेयर, रेल फेयर, बस फेयर. सभी टिकटों का खर्चा, सभी किराए, एरोप्लेन का किराया, ट्रेन का किराया और बसेस का किराया, और कोई भी जो खर्चा है स्कूटर का, टैक्सी के चार्जेस, पोर्टेज कुली के चार्जेस, या लॉजिंग या बोर्डिंग के एक्सपेंसेस, या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट तक आना जाना, वापस घर आना, वो सारे जो एक्स्ट्रा खर्चे हुए हैं टैक्सी के वो इसके अंदर नहीं आते हैं. हमारा एग्जेम्पशन सिर्फ एप्लीकेबल है किराए की तरफ, जो कि ट्रेन का, एयर फेयर का और बस का किराया है.
और एग्जेम्पशन सिर्फ शॉर्टेस्ट रूट के लिए मिलता है। अगर कोई बंदा घूम फिर कर 2-3 मंदिर में मत्था टेक कर 2-3 जगह टच करके अपनी जर्नी परफॉर्म करता है, उसका सर्किटस रूट है, वो घूम घूम के जा रहा है, तो इसके लिए हमें उसको पूरे की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। उसकी डेस्टिनेशन ओरिजिन से लेके उसकी मंजिल तक पहुंचने का जो सबसे छोटा रास्ता था, उसके जो किराए बनते हैं उतने की ही उसे एग्जेम्पशन मिलेगी। दैट्स इट। I hope you understood the concept of leave travel concession very well. In case you have any query, please do not hesitate to put your comment in the comment box below. And thanks for watching. Stay connected. Bye.